हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटू अंकल। आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं दिसंबर 2018 के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट के क्वेश्चंस पुट अप किए गए थे। तो इन क्वेश्चंस को हमने एज यू नो दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पार्ट वन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड दिस इज आवर पार्ट टू। सो इस पार्ट टू में जो रिमेनिंग एमसीक्यूज हमारे रह गए थे दिसंबर 2018 के, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, हम लोग डिस्कस करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज की इस क्लास में रहेंगे 11 एंड मार्क्स इनके लिए जो मार्क्स वेटेज रहेगी वो रहेगी 22 बिकॉज यू नो कि ईच क्वेश्चंस के लिए आपको 2 मार्क्स नेट एग्जाम के अंदर मिलते हैं। डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि आज की इस क्लास में इजी टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टू डिफिकल्ट दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट पूछे गए आप लोगों से तो वो मैं इजी की कैटेगरी में रखूंगी, लेकिन आज के सेशन में मैच द लिस्ट और असर्शन रीजन स्टेटमेंट्स के कुछ क्वेश्चन है जिनके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि राइट आंसर क्या होगा वहां पर। सो इस तरह से आज की सेशन में इजी, मीडियम एंड ऑल्सो डिफिकल्ट तीनों ही टाइप के क्वेश्चन दिसंबर 2018 के अंदर पूछे गए थे। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन दिस सीरीज। बट इससे पहले आई विल मतलब मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि प्लीज पार्ट 1 जो है उसको भी देखिए, बिकॉज टोटल अबाउट 20 क्वेश्चन एचआरएम और बिजनेस मैनेजमेंट के आए थे दिसंबर 2019 के एग्जाम के अंदर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड कर्कपैट्रिक, training programs can be evaluated at 4 levels. Indicate the code of correct sequence from the following. डोनाल्ड जो कर्कपैट्रिक थे, उन्होंने ये कहा कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं 4 लेवल्स पर। अब आपको यहाँ पर चारों लेवल्स के नाम दिए गए हैं, बट आपको इन चारों लेवल्स को एक राइट सीक्वेंस में लगाना है और फिर आपको एक राइट कोड चूज करना है अमंग द ABCD ऑप्शंस। सो द फर्स्ट पॉइंट इज रिजल्ट, सेकेंड इज रिएक्शन, थर्ड इज लर्निंग एंड द फोर्थ इज बिहेवियर। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है रिएक्शन। वाई? मान लो कोई आपका एम्प्लॉय है, उसका एटीट्यूड नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो उसका रिएक्शन है टुवर्ड्स हिज जॉब, मतलब वो अपनी जॉब को कितना पॉजिटिवली लेकर चलता है या नेगेटिवली। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय यहाँ पर अपनी जॉब को या अपने काम को नेगेटिवली लेकर चलता है तो अब उसको क्या सिखाने की जरूरत है? अब उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। दैट मीन्स अब उसको कुछ सीखने की जरूरत है जिससे वो अपने उस नेगेटिव बिहेवियर के अंदर चेंजेस लाए। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड स्टेज हमारी आ जाती है क्या? लर्निंग। अब उसने चीजों को सीख लिया, उसको पता चल गया कि उसको किस तरह से बिहेव करना है, उसको किस तरह से काम करना है। उसके बाद आता है बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि भाई उसने ट्रेनिंग ली, लर्निंग उसने सीखा अपनी जॉब से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है। अब उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आए आफ्टर दोज ट्रेनिंग्स या आफ्टर दोज लर्निंग्स। एंड बिहेवियर के बाद फाइनल यहाँ पर जो हमारा आएगा रिजल्ट, कि आपने जो भी ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए उसके बाद फाइनल रिजल्ट्स क्या आए, मतलब आपने जितना खर्चा किया उस ट्रेनिंग पर, क्या उसके अकॉर्डिंग आपको एक्चुअल डिजायर्ड रिजल्ट्स वहां पर आपको गेट हुए। तो इस तरह से रिएक्शन से लेके देन लर्निंग, देन बिहेवियर एंड देन रिजल्ट, यहाँ पर एक प्रॉपर सीक्वेंस बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा प्रॉपर सीक्वेंस होगा 2, then 3, then 4 and the last is 1. 2, 3, 4, 1 is in the option D and option D is the right answer. ऐसे स्कूल्स के अंदर भी तो होता है गाइस, यू आर गोइंग टू बी अ टीचर, कि पहले आप एक स्टूडेंट का रिएक्शन समझते हो, फिर उसको चीजें सिखाते हो, फिर उसके बिहेवियर में चेंज आता है, फाइनल फिर आप रिजल्ट देखते हो कि उस स्टूडेंट के बिहेवियर में कितना चेंज हुआ। सो इस तरह से आप लोग ना अगर कोई कंसेप्ट समझ ना आए तो आप अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू भी उनको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया दिसंबर 2018 के अंदर, ये है लिस्ट का क्वेश्चन। लिस्ट 1 की आइटम्स को लिस्ट 2 के आइटम्स के साथ मैच करना है और आपको राइट कोड बताना है। लिस्ट 1 के अंदर आइटम्स है बिहेवियर रेफरेंट, देन फोकस ऑफ अटेंशन फॉर इंटरवेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग,
and job categories and grades. अब हम लिस्ट 1 के आइटम्स को लिस्ट 2 के आइटम्स के साथ खुद मैच करेंगे, खुद का कोड बनाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या हमने जो कोड बनाया वो ऑप्शंस के अंदर कौन सी ऑप्शन के अंदर आएगा। सो द बिहेवियर रेफरेंट, देखो हर पर्सन की जो वैल्यूज होती हैं या उनका जो एटीट्यूड होता है वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है और उन डिफरेंट वैल्यूज और एटीट्यूड्स और मिशन की वजह से उनका बिहेवियर भी डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू अदर पर्सन। ठीक है, अब किसी पर्सन को टीचर बनना है तो उसका बिहेवियर कुछ अलग होगा, किसी पर्सन को कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है तो उसका एटीट्यूड और बिहेवियर कुछ अलग ही होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी एटीट्यूड्स क्या है, आपकी कंपनी का मिशन क्या है और उस मिशन के अकॉर्डिंग फिर बिहेवियर भी वहां पर चेंज होते रहते हैं एम्प्लॉय के। सो ए का मैच हो जाएगा यहाँ पर हमारा 4। अब ए का मैच जैसे ही 4 होगा, ए और जो बी ऑप्शन है वो वहां पर कट हो जाएंगे। अब आपको सी और डी के बीच में कंपैरिजन करना है। आफ्टर दैट फोकस ऑफ अटेंशन फॉर इंटरवेंशन। देखो अब मोस्टली इंटरफेरेंस या कन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द हर एक एम्प्लॉय की कल्चरल एक्टिविटीज अलग होती है। ठीक है, अब उन सभी डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करने वाले एम्प्लॉयज को हैंडल करने के लिए आपको पर्सनल का मतलब होता है जो आपकी वर्क फोर्स है उनसे रिलेटेड आपको स्ट्रेटेजीज अलग अलग बनानी पड़ेंगी। तो आप इन इंटरवेंशंस को किस तरह से कम कर सकते हो, इन सभी पर्सनल स्ट्रेटेजीज पर फोकस करके और इन कल्चरल डिफरेंशिएशंस को समझकर। हमने क्वेश्चन किया था, आई थिंक दिसंबर 2019 के एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें ये था कि इनफॉर्मल ग्रुप्स मोस्टली उन एम्प्लॉयज के क्रिएट होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटी होती है और कंफ्लिक्ट उन लोगों के बीच में होते हैं जिनके बीच में बहुत सारी डिससिमिलैरिटीज होती है, लाइक कल्चर से रिलेटेड या लैंग्वेज से रिलेटेड, फूड हैबिट से रिलेटेड। तो बी का मैच हमारे यहां पर हो जाएगा 1। अब बी का मैच 1 जैसे ही होगा तो हमारा आंसर वहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट मींस ऑप्शन 4। अब यहाँ पर आप लोगों को वो यूजफुल टिप काम आएगी कि भाई जैसे ही आपके 1 या 2 मैच करेक्ट हो जाते हैं और वो सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है एंड यू आर 200% श्योर ऑन दैट ऑप्शन, तो सी एंड डी के लिए टाइम वेस्ट मत करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप कर दीजिए। बट वी आर इन अ प्रैक्टिस मोड, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे सी एंड डी को। सो कंट्रोल हैंडलिंग, कन्फ्लिक्ट हैंडलिंग, अगर आप झगड़ों को, डिस्प्यूट्स को, क्वारल्स को, डिसएग्रीमेंट को हैंडल करना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने कंपनी के क्लाइमेट को, कल्चर को अच्छे से मैनेज करके चले। ठीक है, बिजनेस एथिक्स जो है वो अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए आपकी कंपनी के अंदर। सो सी का मैच हो जाएगा यहाँ पर 2। उसके बाद डी की बात करें तो जॉब कैटेगरीज एंड ग्रेड्स जो होती हैं वो कंपनी के अंदर फ्यू होती है, मतलब जॉब्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। वो कैटेगरीज कुछ ही की होती है, एक कैटेगरी के अंदर हो सकता है सेम नेचर या सेम ऑब्जेक्टिव्स वाली जॉब्स को रख दिया जाए। तो डी का मैच हो जाएगा यहाँ पर 3 और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बट जो मैंने यूजफुल टिप बताई प्लीज उसको माइंड के अंदर फिक्स रखिएगा सो दैट एग्जाम के अंदर आपको याद रहे। Next question. Which one among the following is the oldest form of organization? Option A, functional organization. Option B, committee organization. Option C, line organization. And option D, project organization. The oldest form of organization is line organization. Option C is the right answer. तो जैसा मैंने बताया इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर कि आज की इस सेशन में इजी क्वेश्चंस भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे। ये जो क्वेश्चन है ये इजी की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, लाइन के बाद आई थी फिर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, स्टाफ जो होता है वो एडवाइजरी काउंसिल कह सकते हो, लाइन जो होता है वो एक्चुअल में वर्किंग क्लास वहां पर आ जाती है। Next question. Everyone benefits when the focus is on common interest and promotion of harmony. हर एक पर्सन को फायदा मिलता है, बेनिफिट मिलता है अगर वो एक दूसरे के या कंपनी के जनरल या कॉमन इंटरेस्ट पर काम करेंगे तो उनके जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो खुद ही अकम्प्लिश हो जाएंगे। और इससे हार्मनी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीस जो होता है, शांति जो होती है वो भी बनी रहती है। ठीक है, इज द अंडरलाइंग एजम्पशन, ये कौन से अप्रोच की अंडरलाइंग एजम्पशन है? ऑप्शन ए, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ऑप्शन बी, प्लूरलिस्टिक अप्रोच।
option C, Marxist approach, and option D, unitary approach. So here our answer is option D. अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पर अपनी बेसिक नॉलेज को यूज करते तो आप यहाँ पर यूनिटी वर्ड को आप एक तरह से देख सकते थे। इस वर्ड के अंदर हम लोग क्या कहते हैं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब एकता में बल है। तो जब सभी बंदे, सभी जो टीम मेंबर्स हैं वो टीम वर्क की फीलिंग से काम करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स अपने आप ही रिड्यूस हो जाएंगे और हार्मनी जो है वो प्रमोट होगी। इसी तरह से वहां पर जब हर एक पर्सन अपना अपना काम अच्छे से करेगा तो कंपनी का इंटरेस्ट पूरा होगा, कंपनी का जब फायदा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपको भी अच्छी सैलरी मिलेगी। ठीक है, अगर कंपनी ही प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो भी आपकी सैलरी भी वहां पर डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से ये है हमारी यूनिटरी अप्रोच। बट ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है इससे बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है, दैट इज एल्टन मायो। उन्होंने ये कहा कि इनफॉर्मल रिलेशंस जो होते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, वो काफी हद तक इंप्रूव करते हैं उनके बीच के डिस्प्यूट्स को। मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है ये दी है कार्ल मार्क्स ने, इन्होंने भी इस बात को समझा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के रिलेशन को। देन प्लूरलिस्टिक अप्रोच के अंदर ये माना गया है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में मोर देन वन सोर्स ऑफ पावर काम करती है, और सबसे बड़ी सेंट्रल पावर जो काम करती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में वो होती है यूनियंस। मीन्स ट्रेड यूनियंस वो चीज है जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक बैलेंस बनाकर चलती है। सो ये थी चारों अप्रोच, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर है ऑप्शन डी। और यहाँ पर एक और बात बता दो स्टूडेंट्स कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैच द लिस्ट के क्वेश्चन में बहुत अच्छे से सेट हो सकता है। लिस्ट 1 में इन चारों अप्रोचेस को रख दिया जाए और लिस्ट 2 में इनकी एक्सप्लेनेशन को रख दिया जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट हो सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट क्वेश्चन। हो सकता है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले नेक्स्ट टाइम ऐसा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग forms of workers' participation in management is the role of workers' council not just advisory, but the management is under a moral obligation to acknowledge, accept, and implement the unanimous decision of the council. ये स्टेटमेंट यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि वर्कर्स का मैनेजमेंट के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो सिर्फ एडवाइजरी नहीं है कि भाई आपने वर्कर से एडवाइस तो ले ली लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन ये वो पार्टिसिपेशन है जिसके अंदर मोरल ऑब्लिगेशन बनती है या जिम्मेदारी बनती है मैनेजमेंट की कि वो एम्प्लॉइज के ओपिनियन को एक्नॉलेज भी करे, उनको एक्सेप्ट भी करे एंड इवन उनकी एडवाइसेस को इंप्लीमेंट भी करे। तो ये इन चारों में से किस तरह का पार्टिसिपेशन है? ऑप्शन ए डिसिसिव पार्टिसिपेशन, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन, ऑप्शन सी एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन एंड ऑप्शन डी कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन। So here our answer is option C. But option C को डिस्कस करने से पहले आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले आता है अगर हम लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन की बात करें ना कि कैसे लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन वर्कर्स का मैनेजमेंट के अंदर बढ़ता जाता है, तो वो बढ़ता जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव टू कंसल्टेटिव, ठीक है, कंसल्टेटिव टू एसोसिएटिव एंड एसोसिएटिव टू डिसाइसिव। दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर क्या होता है, मैनेजमेंट जो है वो किसी से वर्कर से एम्प्लॉय से कुछ डिस्कस नहीं करता, वो डिसीजन खुद लेता है। कंसल्टेटिव के अंदर हो जाता है कि वो कंसल्ट तो करता है वर्कर और एम्प्लॉय से रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम, बट डिसीजन फिर भी वो खुद ही लेता है। एसोसिएटिव के अंदर ये आ जाता है कि भाई आपको वर्कर्स के जो ओपिनियंस है, उनके जो विचार है, उनको एक्सेप्ट भी करना होगा, उनको इंप्लीमेंट भी करना होगा, ठीक है। और यूनानिमस डिसीजन का मतलब होता है जहां पर डिसीजंस मिले जुले लिए जाते हैं, मतलब एम्प्लॉयर्स की भी कुछ एक चीजें मानी जाएंगी और एम्प्लॉय की भी, लेकिन सबसे हाईएस्ट
पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट माना जाता है डिसाइसिव पार्टिसिपेशन, जिसमें ये होता है, जो कि है ऑप्शन ए, ठीक है। इसमें ये होता है कि वर्कर्स को और एम्प्लॉय को पूरी तरह से फ्रीडम दे दी जाती है डिसीजन लेने की, ठीक है, और इसके नाम से भी पता चल पा रहा है ये चीज। तो इस तरह से चारों पार्टिसिपेशन टेक्निक है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन सी, एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन, जिसमें कंसल्ट भी हो जाता है और जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वर्कर्स और एम्प्लॉय के, उनको मतलब उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल पाथ इंडिकेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए, लॉन्गेस्ट रूट ऑफ कंप्लीटिंग अ टास्क, ऑप्शन बी, रिकॉर्डेड टाइम ऑफ कंप्लीटिंग अ टास्क, ऑप्शन सी, शॉर्टेस्ट रूट ऑफ कंप्लीटिंग अ टास्क, एंड ऑप्शन डी, एवरेज टाइम ऑफ कंप्लीटिंग अ टास्क। सबसे पहले बात तो क्रिटिकल पाथ क्या होता है? क्रिटिकल पाथ होता है एक लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। मान लो कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग से लेकर एंड उसके फिनिश होने तक जितने भी टास्क होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती है, वो क्या होती है? वो इंटरडिपेंडेंट होती है। तो शुरू से लेकर उस प्रोजेक्ट के लास्ट होने तक वो जितना भी रूट चलता है, वो जितनी भी एक्टिविटीज चलती है, तो उसको कहा जाता है क्रिटिकल पाथ, ठीक है। और ये होता है सबसे लॉन्गेस्ट रूट ऑफ कंप्लीटिंग का, जो किसी जॉब को परफॉर्म करने का जो सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला जो पाथ होता है, उसको कहा जाता है क्रिटिकल पाथ। सो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। ये जो क्वेश्चन है, हालांकि डिफिकल्ट नहीं कहेंगे इस क्वेश्चन को, बट इस क्वेश्चन के अंदर एक बहुत ही अच्छा लॉजिक आप लगा सकते हैं यहां पर। फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए हेल्पिंग टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स इज द एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स आपको अपने एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को इसलिए अप्रेज करना है, इसलिए ग्रेड्स प्रोवाइड करनी है, ताकि आप लीगल रिक्वायरमेंट्स को क्या कर सके? पूरा कर सके। तो ये इनमें से कौन से पर्पस की एप्लीकेशन है कि भी लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, इसलिए हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं? असेस कर रहे हैं। ऑप्शन ए, ऑर्गेनाइजेशनल मेंटेनेंस पर्पस, ऑप्शन बी, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ऑप्शन सी, डॉक्यूमेंटेशन पर्पस, एंड ऑप्शन डी, डेवलपमेंटल पर्पस। देखो यहां पर आप क्या करते हैं? आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेज कर रहे हैं। अब आपने ए और बी, ठीक है, आपने ए की परफॉर्मेंस को अप्रेज किया, लेकिन आपने बी की परफॉर्मेंस को आप अच्छे से ऑब्जर्व या आप वहां पर उसको असेस नहीं कर पाए। तो आपके पास बी की परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आपके पास कोई भी किसी भी तरह की ऑब्जर्वेशन नहीं है कि भी बी ने किस तरह, और बी ने वहां पर उस बात का फायदा उठाकर कंपनी के अंदर कोई भी घोटाला या किसी भी तरह की कोई गलती कर दी, ठीक है। तो उस केस में हो सकता है आपकी कंपनी के ऊपर कुछ लीगल चार्जेस या कुछ लीगल चार्जेस आपके ऊपर लग जाए। तो उस केस में गाइस एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को असेस करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है, ताकि जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है उनको आप अच्छे से अकम्प्लिश कर पाए। अब लीगल रिक्वायरमेंट आप कब पूरी कर पाएंगे? आप किसी भी पर्सन को उसकी परफॉर्मेंस के लिए कब रिस्पॉन्सिबल ठहरा पाएंगे? जब उनकी परफॉर्मेंस की डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो है डॉक्यूमेंटेशन। पर्पस के लिए जरूरी है एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को क्या करना? असेस करना। और इन डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आप लीगल रिक्वायरमेंट्स को क्या कर पाएंगे? आप हेल्प कर पाएंगे, अकम्प्लिश कर पाएंगे। नेक्स्ट, जैसे कई बार गाइस ऐसा नहीं होता कि किसी एक एम्प्लॉय ने कंपनी के अंदर बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, बहुत बड़ा घोटाला कर दिया, तो उस एम्प्लॉय के बारे में कब पता चलेगा? अगर उसकी परफॉर्मेंस का टाइम टू टाइम असेसमेंट हुआ है, तभी आप उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। ओके, next question, which one of the following term is not a part of job specification? Option A, judgment, option B, emotional characteristics, option C, location, and option D, initiative.
There are two parts of job analysis. The first is job description and the second is job specification. आपको पता है कि जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर वो सारी स्पेशलाइजेशन आती है जो एक पर्सन के अंदर होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, और जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आती है सारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एक पर्सन को उस जॉब पर परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पर जो ए, बी and D है, these are the part of job specification, but option C is not a part of job specification. It is a part of job description. ठीक है, आपको जॉब कहाँ पर परफॉर्म करनी है, लोकेशन क्या होगी, आपकी जॉब दिल्ली में होगी, चेन्नई में होगी, अंबाला में होगी, चंडीगढ़ में होगी, वो किसका पार्ट है? वो जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट है, वो जॉब स्पेसिफिकेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसा नहीं होता कि आप कहीं पर अप्लाई करते हैं तो वहां पर लिखा होता है भी आपकी जॉब उस एरिया के अंदर, उस स्टेट के अंदर, उस सिटी के अंदर होगी, तो वो किसका पार्ट है? वो डिस्क्रिप्शन का पार्ट है, ना कि स्पेसिफिकेशन का। Next question. Which one of the following is not the advantage of डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? सबसे पहली बात तो डाटा को कलेक्ट करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी प्रोसेस और कॉस्टली प्रोसेस है। उसके बाद उस डाटा को मैनेज करना, फिर जहां पर जिस डिपार्टमेंट को डाटा की जरूरत है उसको डिसएमिनेट करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारे ही स्टेजेस काफी ज्यादा कॉस्टली और हेक्टिक होती है। बट आपको यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से डाटाबेस मैनेजमेंट का एडवांटेज कौन सा नहीं है। अगर वो एडवांटेज नहीं है तो दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है। ओके, हिंट मैंने दे दिया आप लोगों को। So option A is improved data integrity, option B high acquisition cost, option C shared data and option D centralized control. डाटाबेस मैनेजमेंट से एक तो क्या होता है भाई, जो डाटा होता है ना, एक तो रो डाटा होता है, एक मीनिंगफुल डाटा होता है। तो रो डाटा से आप मीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट कर देते हो उस डाटा को, तो ये एक इम्प्रूव्ड डाटा होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, डीबीएमएस के अंदर। सो ये तो एडवांटेज है भाई, इसको हम डिसएडवांटेज नहीं कह सकते। अब ऑप्शन सी जो है शेयर्ड डाटा, अब ये डाटा आप काफी ज्यादा मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो जिस जिसको जरूरत है उनके पास, तो ये भी डिसएडवांटेज नहीं है। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल हो जाता है, अगर आपके पास अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डीबीएमएस है, मतलब डाटाबेस है, तो आप चीजों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, इफेक्टिव कंट्रोल कर सकते हो, तो ये भी एडवांटेज है। बट हाई एक्विजिशन कॉस्ट इज नॉट अ एडवांटेज, बट ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि डीबीएमएस को क्रिएट करना, उसको हैंडल करना, इसको एक्वायर करना, काफी ज्यादा कॉस्ट वहां पर लग जाती है डीबीएमएस को क्रिएट करने में और उसको कंट्रोल करने में, तो एक हाई एक्विजिशन कॉस्ट वहां पर हो जाती है, तो इसीलिए एक एडवांटेज नहीं है, ये एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 की आइटम्स को लिस्ट 2 की आइटम के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 के अंदर आपको कुछ आप कह सकते हैं कि इंसेंटिव प्लान्स दिए गए हैं और लिस्ट 2 के अंदर उनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। चलिए इनको मैच करते हैं, अपनी तरफ से हम लोग खुद कोड बनाएंगे। सो ए, क्लेम्स क्या होते हैं? देखो, टेलीफोन, मोबाइल अलाउंसेस, इंटरनेट अलाउंसेस एंड मेडिकल अलाउंसेस। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी होती है जहां पर आपकी मेडिकल का जो खर्चा होता है, आपके जो मेडिकल बिल्स होते हैं, उनका खर्चा कौन उठाती है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ट्रीटमेंट हुआ, कोई ऑपरेशन हुआ, उसमें आपके 40,000 रुपीज लगे, तो कंपनी ने आपको कहा हुआ था कि भी आपके जो भी मेडिकल खर्चे होंगे, बिलिंग होंगे, उन पर हम 20% आपको अलाउंसेस, मतलब उसका 20% हम लोग खुद वहां पर मतलब आपको देंगे। तो उस टाइम पर आप क्लेम कर सकते हो मेडिकल अलाउंसेस के लिए, इंटरनेट अलाउंसेस के लिए कर सकते हो, एंड इवन मोबाइल अलाउंसेस के लिए। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो अपने एम्प्लॉइज को क्या देती है, मोबाइल फ्री में देती है, और वो कंपनी के काम से जितनी भी वो कॉल्स वगैरह करेंगे तो वो उस बिल को कौन पे करता है? मोबाइल बिल को कंपनी पे करती है। तो ये सारे क्लेम्स की कैटेगरी में आते हैं। सो ए का मैच हो जाएगा 2। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं? फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं लाइक कैंटीन, यूनिफॉर्म, एक्सीडेंट रिलीफ, तो बी का मैच हो जाएगा यहाँ पर 3। प्रीरिक्विजिट्स क्या होते हैं? भी आप कंपनी की कार को यूज कर सकते हो, ठीक है, कंपनी के काम के लिए, नॉट फॉर पर्सनल यूसेस।
क्लब मेंबरशिप, पेड हॉलीडेज, फर्निश्ड हाउस आपको मिल जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती है इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर कि जहां पर आपको फर्निश्ड हाउस मिलता है और बहुत ही कम रेंट पर मिलता है। हो सकता है उस घर को अगर आप नॉर्मली लेते तो आपको 10,000 पर मंथ देने पड़ते, लेकिन उसी घर के लिए अब आप सिर्फ 5,000 पर मंथ दे रहे हो। ठीक है, तो ये होते हैं प्रीक्विजिट्स। सो द correct match for A, B, C is 2, 3, 1. Now let's see 2, 3, 1 is in the option C and option C is the right answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया कि इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट तीनों तरह के क्वेश्चंस होते हैं गाइस एग्जाम के अंदर। ऐसा नहीं होता कि एग्जामिनर ने सारे इजी ही क्वेश्चन डाल दिए या सारे डिफिकल्ट डाल दिए, कुछ एक इजी होंगे, कुछ एक डिफिकल्ट होंगे, कुछ एक बैलेंस वाले क्वेश्चन होंगे। सो लिस्ट 1 के अंदर है जॉब कंटेक्स्ट, जॉब रिलेटेड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल्स, वर्क एक्टिविटीज एंड वर्क परफॉर्मेंस। अब इनको करते हैं हम लोग मैच। Let me write here A, B, C and D. हम लोग D से चलेंगे बिकॉज D से मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर बताना चाह रही हूँ। देखिए, वर्क परफॉर्मेंस, ठीक है, आप अपने एम्प्लॉइज के वर्क को, उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को किस बेस पर आप उसको क्या कर सकते हो, उसको कंपेयर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क स्टैंडर्ड्स। आपने स्टैंडर्ड बनाया था कि भाई आपको पर मंथ 100 यूनिट्स बनानी है, ठीक है, और एम्प्लॉय ने एक्चुअल में बनाई 80 यूनिट्स। तो आप ये जो 80 की परफॉर्मेंस थी, इसको कंपेयर करने के लिए आपके पास ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड वर्क स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। तो इस तरह से वर्क परफॉर्मेंस का यहाँ पर मैच हो जाएगा 3। अब डी का मैच जैसे ही 3 होगा, यू कैन सी ना तो डी के अंदर है और ना ही सी के अंदर है। अब ए और बी में से आपको चूज करना होगा। उसके बाद है वर्क एक्टिविटीज, ठीक है। अब वर्क एक्टिविटीज जो है गाइस, यहाँ पर वर्क एक्टिविटीज का क्या होता है, प्रोसीजर। दैट मीन्स आपको ये देखना होता है भी एक काम के अंदर आपको 10 एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, लेकिन कौन सी एक्टिविटी किस टाइम करनी है, कितनी देर तक करनी है, उसका पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सी का मैच हो जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा जॉब रिलेटेड टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब इस मैच को ना आप इनटेंजिबल से कर सकते थे, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा बी का मैच हो जाएगा 4, ठीक है। अब एक जॉब से रिलेटेड कुछ टेंजिबल आइटम्स भी होती हैं और कुछ इनटेंजिबल, जो आपको सर्विसेज वगैरह वहां पर देनी पड़ती हैं, या आपको जो टेंजिबल चीजों से हटकर जो आपको अलग वेलफेयर एक्टिविटीज मिलती है। फॉर एग्जांपल, अब टेंजिबल वहां पर क्या हो गया, मनी, आपको सैलरी मिल रही है, लेकिन उसके साथ आपको कुछ स्टेटस, कुछ प्रमोशंस मिल रही है, वो क्या है, वो इनटेंजिबल चीजें आपको मिल रही है। वैसे आपको कुछ टेंजिबल चीजें परफॉर्म करनी होती है, कुछ इनटेंजिबल, इसमें सर्विसेज आ जाती है। और उसके बाद है जॉब कंटेक्स्ट। जॉब कंटेक्स्ट के अंदर आ जाता है आपका वर्क शेड्यूल। सो ए का मैच हो जाएगा यहाँ पर 2। अब A2, B4, A2, B4, C1 and D3 is in the option B and option B is the right answer. तो इस तरह से गाइस मैच द लिस्ट के अंदर, आई नो जरूरी नहीं है कि आप चारों ऑप्शंस में, चारों मैचेस में एक्सपर्ट हो, बट 1-2 में आप थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कर सकते हैं, कुछ अपनी नॉलेज, कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड। सो दैट्स इट फॉर द पार्ट 2 सेशन। और इसी के साथ हमारे दिसंबर 2018 के जो HRM और बिजनेस मैनेजमेंट के MCQ है वो कंप्लीट होते हैं। लेवल ऑफ क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट, तीनों तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर थे। कंसेप्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे जॉब स्पेसिफिकेशन में से अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें था कि भाई लोकेशन इजंट अ पार्ट ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद आप लोगों से यहाँ पर अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया, फ्रिंज बेनिफिट्स के बारे में बात हुई, क्लेम्स के बारे में बात हुई, ठीक है। तो इस तरह से ये कंसेप्ट्स यहाँ पर हमने यूज किए। अब यहाँ पर यूजफुल टिप, कंसेप्ट यूज्ड वाला जो पॉइंट है ना, उसी को आज मैं यूजफुल टिप के अंदर एक बात बताती हूँ आप लोगों को। देखो, आपने लास्ट 10 ईयर्स के या मिनिमम आपने लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन किए, ठीक है, मतलब पेपर्स के। उन 5 ईयर्स के पेपर्स में से आपके 5 to 10 टॉपिक्स ऐसे निकल कर आए
मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं क्वेश्चंस नहीं बोल रही हूँ, मैं टॉपिक्स बोल रही हूँ, ठीक है। 5 to 10 टॉपिक्स निकल कर आए जो पिछले 5 साल में बार बार रिपीट हुए, मतलब टॉपिक तो सेम था बट क्वेश्चंस की सेंस चेंज हो रही थी वहां पर। तो उन 5 to 10 टॉपिक्स के आप लोग रिटर्न नोट्स बनाइए और एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करनी है और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो टॉपिक्स है आपको वो करनी है। और ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स तब निकल कर आएंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पर आपको ये भी बेनिफिट मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस कंसेप्ट में से किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पुटअप करे। अच्छा भाई, ये अब की बार असर्शन रीजन का पूछा गया तो हो सकता है अब ये मैच द लिस्ट का है। जैसे हमने अप्रोच वाला क्वेश्चन किया था जिसमें एंट्री अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, प्लूरलिस्टिक अप्रोच एंड मार्क्सिस्ट अप्रोच थी। अब वो वहां पर पूछ लिया हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हो सकता है ये जो अप्रोचेस, लीडरशिप थ्योरीज, प्रिंसिपल्स होते हैं, इनमें से मैच द लिस्ट के काफी अच्छे क्वेश्चन सेट हो जाते हैं। तो आपको उन अप्रोचेस को बहुत अच्छे से समझ लेना है और उनमें से फिर एग्जामिनर किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ ले, असर्शन, स्टेटमेंट्स, ऑर्डर्स एंड मैच द लिस्ट, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना हो सके उतना एनालिसिस कीजिए। सो दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन एंड इसका पार्ट 1 भी है, तो प्लीज पार्ट 1 को देखना मत भूलिएगा। और इसी तरह से मार्केटिंग मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग लेकर आ रहे हैं, बट उनके लिए एजू अंकल से जुड़े रहिए और इन सभी वीडियो से बेनिफिट लीजिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट लाइफ एंड हैप्पी लर्निंग।